Hello students, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। कल मैंने आप लोगों के साथ यूटेट का फर्स्ट पेपर डिस्कस किया था, जिसके सीडीपी के मैंने 8 क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। आज है क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करेंगे। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, आपको समझ में आई होगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से, कंटिन्यू करेंगे हम कल के आगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव एनवायरमेंट स्कूल। निम्नलिखित में से कौन विद्यालय में समावेशी वातावरण के विकास में सहायक होगा। तो इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा कारक है विकास में सहायक होगा समावेशी वातावरण के लिए, इंक्लूसिव एनवायरमेंट में। तो वो कौन सा कारक है, चलिए हम पढ़ते हैं चारों। सभी गतिविधियों में पूर्ण प्रतिभागिता सुनिश्चित करना, ये तो पॉजिटिव है। बाधा रहित वातावरण का सृजन करना, ये भी पॉजिटिव है। पाठ्यचर्या अनुकूलन व कक्ष प्रबंधन, तो इसका मतलब ये तीनों कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है कि हमें फुल पार्टिसिपेशन चाहिए होता है हर बच्चे का। एंश्योर फुल पार्टिसिपेशन इन ऑल एक्टिविटीज, की बच्चे हर एक्टिविटी में अपना फुल पार्टिसिपेशन करें। क्रिएशन ऑफ बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, कहीं कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें। करिकुलम एडेप्टेशन एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, करिकुलम के हिसाब से उसके अनुकूल कक्ष का प्रबंधन होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्सप्रेस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशित शिक्षा की अवधारणा को अभिव्यक्त करता है। तो कौन सा कथन करता है कि सभी बच्चे साथ सीखते हैं, कौन सा कथन, समावेशित शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मैं आपके लिए एक अलग से थ्योरेटिकल पोर्शन कंटेंट का लेकर आऊंगी, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चंस देखिए, अभी हमने 9 क्वेश्चन भी इंक्लूसिव एनवायरनमेंट का पढ़ा और 10th क्वेश्चन भी क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन का ही है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट एक्सप्रेस करता है कि ऑल चिल्ड्रन लर्न टुगेदर, यस ये तो पॉजिटिव है। फोकस ऑन डिसेबिलिटीज रेदर देन एबिलिटीज, क्या हमें बच्चों की डिसेबिलिटी पे फोकस करना चाहिए, ना कि उनकी एबिलिटीज पर, कि उनकी क्षमताओं के स्थान पर उनकी अक्षमताओं पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। फोकस ऑन इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल, यस व्यक्ति के जो सीखने के तरीके पर है उस पर ध्यान देना चाहिए। ऑनर द नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इक्विटेबली, समतापूर्वक सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का सम्मान, सभी विद्यार्थियों को एक समान देखना और उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से, उनकी नीड के हिसाब से उनको सम्मान देना। तो इट मीन्स जब हमने 4 ऑप्शन पढ़े तो हमें कहीं ना कहीं ये समझ में आया कि जो ऑप्शन नंबर 2 है, फोकस ऑन डिसेबिलिटीज रेदर देन एबिलिटीज, तो ये नेगेटिविटी को दिखा रहा है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, एलिमिनेशन सीखिए क्वेश्चंस को, कि ऑप्शंस को हाउ टू एलिमिनेट। तो इसमें 3 तो आपके आए पॉजिटिव में और एक आया आपका नेगेटिव में, इट मीन्स हम सेकंड पार्ट को एलिमिनेट कर देंगे। तो अब देखिए, ए वाले ऑप्शन में भी 2 है, बी वाले ऑप्शन में भी 2 है, डी वाले ऑप्शन में भी 2 आ रहा है। तो ए बी डी इज नॉट द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज सी। वाई, क्योंकि ऑल चिल्ड्रन लर्न टुगेदर, बच्चे साथ में सीखते हैं, व्यक्ति के सीखने पर ध्यान देना चाहिए और सभी व्यक्तियों की नीड पर हमें फोकस करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, 1, 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनईपी 2020 फोकसेस ऑन, मैंने आपको एनईपी 2020 पढ़ाया था। एनईपी 2020 में क्या पढ़ाया था मैंने आपको, एनईपी 2020 एक बार रिवाइज कीजिएगा। एनईपी 2020 फॉर्मेटिव असेसमेंट बेस्ड प्रोग्रेस कार्ड, समेटिव असेसमेंट बेस्ड प्रोग्रेस कार्ड, एनईपी किस पे केंद्रित करती है, एनईपी, जस्ट अ मिनट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। एनईपी 2020 फोकसेस ऑन फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट या फिर 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दूंगी। एनईपी की मैंने आपको की पॉइंट्स बताए हैं, उसे अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और उस 20 मिनट्स की वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है। आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि एनईपी जो केंद्रित करती है वो केंद्रित करती है 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड पर। मींस जो एनईपी 2020 फोकसेस ऑन होल
डेवलपमेंट, कि ना तो वो रचनात्मक आकलन देखती है, ना वो योगात्मक देखती है, ना वो व्यापक देखती है, वो तो 360 डिग्री, वो पूरा ऑल ओवर द परफॉर्मेंस, ऑल कंप्लीट परफॉर्मेंस बच्चे की चेक करती है। तो 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. Which of the following way of assessment help teachers not only to understand the learning gaps of, निम्नलिखित में से आकलन कौन सा तरीका शिक्षक को न केवल प्रत्येक बच्चे के सीखने में गैप को समझने अपितु स्वयं के शिक्षा अधिगम को बच्चों की आवश्यकताओं व सीखने के तरीके के अनुसार समीक्षा करना, संशोधित व चिंतन करने में सहायता करता है। इस क्वेश्चन को हम समझेंगे पहले, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी इसका क्या मीनिंग हुआ। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम एक बार और। क्वेश्चन है Which of the following way of assessment help teachers not only to understand the learning gaps? इसमें से वो कौन सा तरीका है जो शिक्षक को न केवल प्रत्येक बच्चे के सीखने में गैप को समझने अपितु स्वयं के शिक्षा अधिगम को बच्चों की आवश्यकताओं व सीखने के तरीके के अनुसार समीक्षा करने, संशोधित व चिंतन करने में सहायता करता है। टीचर्स को सिर्फ ये नहीं देखना है कि बच्चा कितना सीख रहा है, बल्कि अपितु खुद का भी जो शिक्षण अधिगम है, जो खुद का उनका लर्निंग गैप ऑफ ईच चाइल्ड, बट ऑल्सो टू रिफ्लेक्ट, रिव्यू एंड मॉडिफाई देयर टीचिंग। उन्हें अपनी खुद के सीखने के, सिखाने की या बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार टीचिंग किस तरीके से डेवलप करनी है। तो वहां पर आता है अधिगम का आकलन नहीं करना है, हमें लर्निंग का असेसमेंट नहीं करना है, हमें लर्निंग के रूप में अधिगम आकलन नहीं करना है। अधिगम का हमें ना तो प्रोन्नति के लिए आकलन करना है, प्रमोटिंग के लिए, हमें क्या करना है, अधिगम के लिए आकलन करना है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ताकि बच्चा सीख सके। जब हमें ये पता होगा कि बच्चे को क्या सिखाना है और कैसे सिखाना है, तभी हम बच्चे को अच्छी तरीके से सिखा पाएंगे। तो उसके लर्निंग स्टाइल पर फोकस करना है, अपने लर्निंग स्टाइल पर फोकस करना है, और बच्चों में ये देखना है कि किस बच्चे को किस तरीके से हम मॉडिफाई करके अपनी टीचिंग को अच्छे से समझा सकते हैं। तो इट मींस असेसमेंट फॉर लर्निंग इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया ना? इसमें आपको सिर्फ बच्चे, शिक्षक को ना केवल बच्चे के सीखने में को समझना है, बल्कि खुद के टीचिंग स्टाइल पे भी काम करना, ताकि वो बच्चों की आवश्यकताओं के हिसाब से उसको सिखा सके। असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन करना है। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है Raksha completes all her work in due time. She studies regularly because she wants to be a doctor. रक्षा अपने सभी काम निर्धारित समय में पूरे करती है। वह नियमित रूप से पढ़ाई करती है क्योंकि वह डॉक्टर बनना चाहती है। तो वह क्या है? तो हमारे को इस क्वेश्चन में मोटिवेशन पता होना चाहिए। मोटिवेशन दो तरीके से होता है, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देती हूँ। एक इंट्रिंसिक होता है, एक एक्सट्रिंसिक होता है। इंट्रिंसिक जब आप खुद से कुछ करते हैं कि हाँ हमें कोई एग्जाम क्वालिफाई करना है, हमें कुछ बनना है, तो आप खुद से पढ़ते हैं, खुद से मेहनत करते हैं। और एक्सट्रिंसिकली क्या होता है कि जब बच्चे से कहा जाता है कि आपने अगर ये काम किया तो हम आपको चॉकलेट देंगे, या अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा, कुछ उसे मोटिवेशन देना कि रिवॉर्ड के तौर पर, कुछ फाइनेंशियली उसको मदद करना कि फाइनेंशियली हम आपको इतना पेमेंट करेंगे, या बच्चे को चॉकलेट के रूप में उसे मोटिवेट करना। तो वो आपके चॉकलेट के लिए और आपके पैसों के लिए जब काम कर रहा, तो वो एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड है, बाह्य रूप से अभिप्रेरित है। इंट्रिंसिकली जब उसे वहां पे कुछ नहीं मिल रहा है, उसको सिर्फ अपना सेटिस्फेक्शन चाहिए, उसको खुद से कुछ करना है, जब वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है, तब उसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड। तो यहाँ पे रक्षा जो है अपना काम समय पे पूरा कर रही है, नियमित रूप से पढ़ाई कर रही है, सब काम वो अपने तरीके से कर रही है क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहती है। तो वो कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। तो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड इज द करेक्ट आंसर। वो प्रशंसा के लिए तो अभिप्रेरित नहीं है, मोटिवेटेड टू बी प्रेज की उसकी कोई प्रशंसा करेगा इसलिए वो डॉक्टर बनना चाहती है, या फिर कठिन परिश्रमी है किंतु महत्वाकांक्षी है, ऐसा भी उसमें नहीं है कि वो महत्वाकांक्षी है। उसमें सिर्फ क्वेश्चन में ये लिखा है कि रक्षा अपने सभी काम निर्धारित समय में पूरे करती है, नियमित रूप से पढ़ाई करती है क्योंकि वह डॉक्टर बनना चाहती है। तो वो कहीं ना कहीं इंटरनली मोटिवेटेड है, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। इट मींस फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which technique can you use easily to know that how much a child is motivated in school? कोई विद्यार्थी विद्यालय में कितना भी प्रेरित है, यह जानने के लिए आप किस तकनीक का सरलता से प्रयोग कर सकते हैं? तो किसी भी बच्चे को अगर देखना है वो स्कूल में कितना ज्यादा मोटिवेटेड है, तो आप उसमें कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? तो इसमें 4 टेक्निक्स दी गई हैं। 4 टेक्निक्स आर देयर: ऑब्जर्वेशन, प्रोजेक्टिव, क्वेश्चनायर एंड केस स्टडी। अवलोकन, प्रक्षेपीय, प्रश्नावलीयन, व्यक्तिवृत्त। अब सबसे पहले तो आपको इन चारों टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कि एग्जैक्टली जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो किस टेक्निक पे फिट हो रहा है। तो मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। आंसर इज ऑब्जर्वेशन। देखिए, बच्चे को हमें ऑब्जर्व करना होगा, बच्चे को हमें देखना होगा, चेक करना होगा कि हाँ, बच्चा जो है कितना समझ पा रहा है, कितना वो मोटिवेटेड है, एग्जाम्स में कितना अच्छा कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें बच्चे को पहले ऑब्जर्व करना होगा। कोई हम उसे क्वेश्चन आयर तो नहीं पूछेंगे, केस स्टडी नहीं देंगे उसको, कोई प्रोजेक्शन टेक्निक नहीं यूज करेंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर यूज करेंगे ऑब्जर्वेशन टेक्निक, जिससे हमें ये पता चलेगा कि बच्चा कितना ज्यादा मोटिवेटेड है। तो ये टेक्निक इज सुटेबल फॉर चाइल्ड व्हेन वी वांट टू, कि हम जब ये जानना चाहते हैं कि बच्चा कितना अभिप्रेरित है स्कूल में, विद्यालय में, तो दिस वन इज द करेक्ट टेक्निक। ऑब्जर्वेशन टेक्निक इज द करेक्ट टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मैस्लो। मैंने मैस्लो की थ्योरी भी आपको अपनी पहले की वीडियोस में करवाई है, प्लीज जाइएगा और चेकआउट कीजिएगा। जो टॉपिक्स इसमें आ रहे हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में, और मैं वो टॉपिक्स जो करा चुकी हूँ, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक्स दूंगी। आप उन वीडियोस को भी जाकर एक बार देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें से भी आपके 2, 3, 4 क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। जरूरी नहीं है अभी ये क्वेश्चन पूछा गया है मैस्लो का, तो 23 सितंबर एग्जाम में भी यही पूछा जाए, तो हो सकता है उस थ्योरी को पढ़ने से आपको कोई और क्वेश्चन भी तैयार हो जाए। तो इसलिए थ्योरी पढ़नी भी जरूरी है क्वेश्चंस के साथ साथ। अकॉर्डिंग टू मैस्लो, स्टेट इन विच पीपल रीच देयर फुलेस्ट पोटेंशियल इन इज कॉल्ड एज। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था कि मैस्लो के अनुसार वो कौन सी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंच जाता है, उसे क्या कहते हैं? जब उसे पूर्ण सेटिस्फेक्शन हो जाता है, तो वो लास्ट स्टेज होती है। 5 स्टेजेस मैंने आपको बताई थी। हायरार्की होती है इसमें एक, नीड्स के हिसाब से अब्राहम मैस्लो ने एक हायरार्की तैयार करी थी, जिसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो होती है वो फुलेस्ट पोटेंशियल में आती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ चाइल्ड has a capacity if a child has a capacity to acquire some specific knowledge or skill if a child has a capacity to acquire some specific knowledge or skill after training, then this indicates his। यदि किसी बच्चे में प्रशिक्षण के बाद किसी ज्ञान या कौशल को प्राप्त करने की क्षमता है, तो यह दर्शाता है उसकी। यदि कोई बच्चा जो है प्रशिक्षण के बाद किसी ज्ञान या कौशल प्राप्त करने की क्षमता है, तो वह क्या दर्शाता है? कि बुद्धि को, अभिक्षमता को, रुचि को या अभिवृत्ति को। यदि कोई बच्चे के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो एक्वायर सम स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल आफ्टर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद वो कुछ स्पेसिफिक नॉलेज और या स्किल को एक्वायर कर सके, तो वो इंडिकेट करता है कि वो बच्चा इंटेलिजेंस में आता है। उसकी इंटेलिजेंस ही उसका एप्टीट्यूड, उसका इंटरेस्ट या फिर
एटीट्यूड, इसमें आएगा उसकी अभिक्षमता को, यह है बच्चे की अभिक्षमता को दर्शाता है, एप्टीट्यूड को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच्योरेशन एंड लर्निंग बोथ इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस। स्टेटमेंट 2, बोथ दीज प्रोसेस डिपेंड ऑन ईच अदर एंड आर म्यूचुअली रिलेटेड। मैच्योरेशन संवेग के विकास को परिपक्वता तथा अधिगम दोनों ही प्रभावित करते हैं। मैच्योरेशन एंड लर्निंग, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, पूछे जा सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। कैसे? मैच्योरेशन और लर्निंग दोनों जो हैं बोथ इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस, दोनों ही कहीं ना कहीं इमोशंस को डेवलप करती हैं, मैच्योरेशन भी एंड लर्निंग भी। नेक्स्ट है बोथ दीज प्रोसेस डिपेंड ऑन ईच अदर, ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और म्यूचुअली आपस में रिलेटेड है। दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। तो ये जो टॉपिक्स अब इसमें आ रहे हैं, तो ये टॉपिक आप लिखिए साइड में कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहे हैं, उन टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following question will be most appropriate for testing the conceptual अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की अवधारणात्मक समझ के प्रशिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त है। अब देखिए इसका जो आंसर है कि पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट, जब हम बच्चे की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को चेक करेंगे तो हम बच्चे से क्या क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, वो डायरेक्ट बता देगा कि इंडिया की कैपिटल क्या है। नेम द 9 प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के नाम भी वो याद करके बता देगा। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, तो ये भी वो बता देगा। तो ये तो एक लर्निंग क्वेश्चन है जो हर बच्चा याद करके बता सकता है। व्हाई प्लांट्स इन डेजर्ट हैव थॉर्न्स, रेगिस्तान में पौधों के कांटे क्यों होते हैं। अगर हम ये पूछेंगे तो वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन हमको देगा, कॉन्सेप्ट बताएगा कि हाँ रेगिस्तान में जो पौधों के कांटे होते हैं वो क्यों होते हैं। तो इसमें वो अपना पूरा एक्सप्लेनेशन देगा। और क्वेश्चंस में एक्सप्लेनेशन नहीं है, भारत की राजधानी क्या है, 9 ग्रहों के नाम बताइए, किसे राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो इसमें तो इनके नाम आप बता देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इनमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। जब हमें किसी बच्चे की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जाननी होती है तो हम वाई, किस क्वेश्चन को पूछते हैं, वाई। आउट ऑफ द फॉलोइंग टू विच चाइल्ड विल यू से क्रिएटिव, निम्नलिखित में से आप किस बच्चे को सृजनात्मक कहेंगे। क्रिएटिव कौन सा बच्चा कहलाया जाएगा इनमें से। हु प्रेजेंट्स न्यू थॉट, जो न्यू थॉट प्रेजेंट कर रहे हैं। हु क्रिएट न्यू थिंग्स, जो न्यू थिंग्स क्रिएट कर रहे हैं। हु शोज नोवेल्टी एंड ओरिजिनलिटी इन हिज वर्क, जो अपने कार्य में कुछ नवीनता कुछ मौलिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो नए विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, जो नए वस्तुएं दे रहे हैं। क्रिएटिव का मतलब क्या होता है, कुछ भी नया इनोवेट करना, कुछ भी नया मार्केट में नया लेकर आना, नए तरीके से कुछ सीखना, कुछ सिखाना, कुछ भी इनोवेशन करना, तो वो क्रिएटिविटी में आता है। तो ये सब चीजें किस में आएंगी, क्रिएटिविटी में। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंटल टास्क ऑफ चिल्ड्रन एज 6 to 8 ईयर्स आर, 6 से 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके विकासात्मक कार्य हैं। कौन कौन से कार्य हैं जो वो 6 से 8 वर्ष में सीखते हैं। लर्न टू स्पीक 2 वर्ड्स, क्या 6 से 8 साल का बच्चा 2 शब्द बोलना सीखता है, ऐसा तो नहीं है। सरल खेलों के लिए शारीरिक कौशल सीखना, हाँ शारीरिक कौशल वो करना सीखता है, फिजिकल स्किल सीखता है सिंपल गेम्स के थ्रू। डेवलप बेसिक स्किल्स इन रीडिंग, कैलकुलेटिंग एंड राइटिंग, यस वो पढ़ने गणना करने और लिखने में कौशल प्राप्त करना चाहता है। उन कौशलों का विकास भी 6 से 8 वर्ष में ही होता है। तो सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर, दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर, सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो आज हम 20 तक करेंगे, आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज आप ये क्वेश्चंस एक बार और वीडियो देखिएगा और रिवाइज कीजिए। मैं कंटिन्यू उसी तरीके से लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस करती रहूंगी। और वीडियो को पसंद आ रही हूँ आप लोगों को तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।